नमस्कार, मैं आशीष। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के नामी पत्रकार हैं टकर कार्लसन, जिन्हें आप पहले फॉक्स न्यूज़ में भी देखते रहे होंगे, उनके साथ एक साक्षात्कार किया है और काफ़ी कुछ उसमें बातें की हैं जो रूस और अमेरिका के बीच में जो शीत युद्ध के हालात विश्व में बने हुए हैं, यूक्रेन को लेकर के भी जो गतिरोध चल रहा है उस पर काफ़ी बातें की। और इसकी जो मोटा मोटी बातें हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। पश्चिमी देश के लोग इस इंटरव्यू को लेकर के टकर कार्लसन से भी काफ़ी नाराज़ हो रखे हैं और उन पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कर रहे हैं। यानी दुनिया भर के देशों को लोकतंत्र और प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग देने वाले लोग टकर कार्लसन की पत्रकारिता से ही नाराज़ हैं। वो नाराज़ हैं कि वो जर्नलिज्म क्यों कर रहा है। 6 फरवरी को रिकॉर्ड किए गए इस 2 घंटे 7 मिनट के इंटरव्यू को आज सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड स्तर पर देखा जा रहा है। खासकर एलन मस्क ने जब से ट्विटर पर खासकर उनकी जो व्यूज़ हैं, ट्विटर पर खास एक्स प्लेटफॉर्म इसका नाम हो चुका है, उस पर काफ़ी पॉपुलर है। इंटरव्यू में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 1000 साल के विश्व इतिहास से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध, नाटो, यूक्रेन का जन्म, जियोपॉलिटिक्स, नॉर्थ स्ट्रीम, डॉलर वॉर जो डी-डॉलराइजेशन आप सुन रहे होंगे, मल्टीपोलर वर्ल्ड, चीन, वैश्विक अर्थव्यवस्था, धर्म और एआई तक हर चीज़ पर चर्चा की। इंटरव्यू की शुरुआत में पुतिन ने यूक्रेन को सदियों पुराने इतिहास को समझाकर की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन कोई देश नहीं था, बल्कि यह पोल्स के जरिए आविष्कार किया गया नया नाम था। यह रूस के दक्षिण में स्थित एक जमीन का टुकड़ा था जिसे पोलिश लिथुआनियाई अपना हिस्सा माना करते थे। उन्होंने कहा कि इस जमीन के टुकड़े पर कब्जे के लिए युद्ध भी हुआ, लेकिन संधि के तहत यह हिस्सा रूस को दे दिया गया था। फिर 1922 में जब यूएसएसआर की जो सोवियत संघ है उसकी स्थापना हो रही थी, बोल्शेविकों ने यूएसएसआर का निर्माण शुरू किया और सोवियत यूक्रेन की स्थापना की, जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन एक आर्टिफिशियल स्टेट है जो स्टालिन की मर्जी से बना था। So Romania and Hungary had some of their lands taken away and given to the Soviet Ukraine, and they still remain part of Ukraine. So in this sense, we have every reason to affirm that Ukraine is an artificial state that was shaped at Stalin's will. पुतिन ने इंटरव्यू की शुरुआत रूसी इतिहास और यूक्रेन के साथ उसके संबंधों से की, जहां उन्होंने बताया कि रूस यूक्रेन के साथ नेगोशिएशन को लेकर के तैयार है। इंटरव्यू के दौरान पुतिन ने बताया कि रूस और यूक्रेन के संबंध हमेशा से ही शांति प्रिय रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप और उनका यूक्रेन में न्यू नाजीज को समर्थन देने की वजह से ये बदल गया। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका ने ही यूक्रेन को भड़काने का काम किया और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ही साल 2014 में यूक्रेन में तख्तापलट करवाया था। इस साक्षात्कार में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के सवाल पर पुतिन ने कहा कि इसे क्षतिग्रस्त करने के पीछे भी CIA का ही हाथ था। Who blew up Nord Stream? You for sure. I was busy that day. Nate, do you have? I did not blow up Nord Stream. Thank you, though. У вас лично, может быть, есть алиби, у вас лично. You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi. नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन रूस से जर्मनी के रास्ते जो यूरोपीय बाजारों तक नेचुरल गैस पहुंचाती थी। इसे सितंबर 2022 की बात है जब बाल्टिक सागर में विस्फोटों के बाद गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त उसको कर दिया गया था। विस्फोट से तो बेकार हो गए और रूस के लिए अरबों डॉलर की कमाई को जो संभावित स्रोत था वो एक तरह से बंद हो गया। यानी इसे खत्म करने का एक तरह से मोटा मोटी अगर हम देखें तो प्रमुख कारण ये था कि रूस को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना। इंटरव्यू के दौरान पश्चिमी देश और रूस के संबंधों पर उन्होंने कहा कि उनके साथ हम 1991 में सोवियत संघ से टूटने के बाद से ही बेहतर रिश्ते चाहते थे। रूस ने उन्हें समझाया कि वो भी अब मार्केट इकोनॉमी है और अब वहाँ पर अच्छी बात ये भी है कि वहाँ पर अब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। पुतिन ने कहा कि उन्होंने बार बार अमेरिकी सहयोग के लिए उन्हें समझाया, जिस कारण रूस शुरुआत में नाटो में शामिल भी होना चाहता था, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से उन्हें हमेशा धोखा ही मिला। Look, I asked the question, is it possible or not? And the answer I got was no. If I was insincere in my desire to find out what the leadership position was... But if he had said yes, would you have joined NATO? If he had said yes, the process of rapprochement would have commenced, and eventually it might have happened if we had seen some sincere wish on the other side of our partners. But it didn't happen. Well, no means no. उदाहरण के तौर पर पुतिन ने बताया कि पश्चिमी देशों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि नाटो पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेगा, लेकिन सभी ने देखा कि कैसे नाटो 5 बार पूर्व की ओर बढ़ा और आज उनकी सीमाएं नजदीक आकर के वो बैठ गया है। In the end, they just told us to get lost. I'm not going to tell you the details because I think it's incorrect. After all, it was confidential conversation. But our proposal was declined. That's a fact. It was right then when I said, look, but then we will be forced to take countermeasures. We will create such strike systems that will certainly overcome missile defense systems. The answer was, we're not doing this against you and you do what you want, assuming that it is not against us, not against the United States. I said, okay.
पुतिन ने बताया कि पश्चिमी देशों ने उनसे यूक्रेन को लेकर के न्यूट्रल स्टेट तौर पर बनाए रखने का वादा किया था, लेकिन साल 2008 में उन्होंने यूक्रेन और जॉर्जिया को नाटो में शामिल करने की पेशकश कर डाली थी। And now I come to the main thing. They have come to the Ukraine ultimately. In 2008, at the summit in Bucharest, they declared that the doors for Ukraine and Georgia to join NATO were open. Now about how decisions are made there. Germany, France seem to be against it, as well as some other European countries. But then, as it turned out later, President Bush, and he's such a tough guy, a tough politician, as I was told later, he exerted pressure on us and we had to agree. इसके बाद साल 2014 में अमेरिका ने यूक्रेन में तख्ता पलट करवाया और नाजी समर्थकों को यूक्रेन की गद्दी पर बिठा दिया। इन्हीं नियो नाजीज ने तब से लेकर के आज तक रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है, ऐसा पुतिन ने टगर कार्लसन को इस इंटरव्यू में साक्षात्कार में बताया। पुतिन ने कहा कि इतना सब होने के बाद हमें रूस की सुरक्षा के लिए कुछ कदम तो उठाने ही पड़े, जो रूस ने उठाए और 2022 में शुरू किए गए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इसी का नतीजा था, जिसके जरिए उन्होंने नियो नाजीज के द्वारा छेड़े गए युद्ध को रोका। असल में पुतिन कई बार यूक्रेन में डीनाजीफिकेशन की बात भी कर चुके हैं। इसी कारण जब टगर कार्लसन ने पूछा कि आखिर ये नियो नाजीज हैं कौन, तो पुतिन ने उन्हें जवाब दिया कि कई लोग यूक्रेन को अपनी एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने ऐसे लोगों को अपना हीरो माना जो किसी न किसी रूप से हिटलर और उनकी नाजी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में पोलिश, रूसी और यहूदियों का कत्लेआम किया था। यही लोग पुतिन की भाषा में नियो नाजीज हैं। Denazification. Искать, как говорят мне. After gaining independence, Ukraine began to search, as some Western analysts say, its identity. Во главу угла это идентично. And it came up with nothing better than to build this identity upon some false heroes who collaborated with Hitler. Которые сотрудничали с Гитлером. Я уже говорил, что I have already said that in the early 19th century, when the theorists of independence and sovereignty of Ukraine appeared, they assumed that an independent Ukraine should have very good relations with Russia. но в силу исторического развития But due to the historical development, those territories were part of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Poland, where Ukrainians were persecuted and treated quite brutally as well as were subject to cruel behavior. вели себя очень жестоко, это все осталось в памяти. There were also attempts to destroy their identity. Когда началась Вторая мировая война, часть этой All this remained in the memory of the people. When World War II broke out, part of this extremely nationalist elite collaborated with Hitler, believing that he would bring them freedom. ये पूछने पर कि आप बातचीत करके इस युद्ध का कोई समाधान क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो इसके जवाब में पुतिन ने कहा कि रूस शुरुआत से ही नेगोशिएशन या बातचीत या संवाद या डायलॉग के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन ने रूस के साथ किसी भी तरह की बातचीत को लेकर के प्रतिबंध लगाया हुआ है। Moreover, the president of Ukraine has legislated a ban on negotiating with Russia. He signed a decree forbidding everyone to negotiate with Russia. But how are we going to negotiate if he forbade himself and everyone to do this? उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बंद कर देता है तो युद्ध कुछ हफ्तों में ही खत्म हो जाएगा। I will tell you what we are saying on this matter and what we are conveying to the US leadership. If you really want to stop fighting, you need to stop supplying weapons. It will be over within a few weeks. हालांकि पश्चिमी देश ऐसा नहीं चाहते हैं। उन्होंने बताया कि यूक्रेन के साथ एक शांति प्रस्ताव लगभग अंतिम दौर में पहुंच गया था, लेकिन पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसमें अड़चन डाल करके इसे बीच में ही विफल कर दिया था। पुतिन ने रूस के ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों पर भी बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शन का जो उन पर प्रतिबंध आरोपित किए गए उनका रूस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और रूस आज भी यूरोप की एक बड़ी इकोनॉमी बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इसके उलट इन सैंक्शंस की वजह से अमेरिकी डॉलर को ही नुकसान हुआ है। डी डॉलराइजेशन की भी आपने बहस बीच बीच में, जो रूस और यूक्रेन या अमेरिका के बीच में जो कुछ भी संघर्ष चल रहा है, आपने ये बहस सुनी होगी खबरों में, अखबारों में या चर्चा में। कुल मिलाकर के देखा जाए तो राष्ट्रपति पुतिन ने पूरे इंटरव्यू के दौरान शांति की स्थापना, व्यापार और रूस और उसके राष्ट्रीय हितों के संबंध में बात की। ये इंटरव्यू यूरोप और अमेरिका में रहने वाले लोगों को रूस यूक्रेन युद्ध के अलग अलग दृष्टिकोण से अवगत तो करा रहा है, यानी जो इन्फॉर्मेशन अभी तक लोगों के पास नहीं पहुंच रही थी, पुतिन उनको कम्युनिकेट करने में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। आज तक इस युद्ध को सभी लोग वेस्टर्न चश्मे से ही देख रहे थे, यानी पश्चिमी देश जैसा चाह रहे थे, उन्हीं के प्रोपेगेंडा के अनुसार लोगों तक ये पहुंच रहा था। टगर कार्लसन की भी इसके लिए निंदा हो रही कि आप आखिर पुतिन की आवाज़ क्यों बने। देखते रहे द पैम्फलेट। धन्यवाद।